वो पढ़ा था सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम में कि भैया ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते टाइम क्या करते हैं कि एक तरफ कोई कॉपर का आर्टिकल लेते हैं, दूसरी तरफ गोल्ड ले लेते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो गोल्ड जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, गोल्ड की प्लेटिंग हो जाती है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। किस टाइप का सेल था? इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी या हम दे रहे थे? इसे हम दे रहे थे। दैट वाज आल्सो अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, तो शुरू करते हैं। बेसिकली देखिए होता क्या है कि जब भी लेट्स से मैं एग्जांपल ले लूँ कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट को जब मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा इट डिसोशिएट टू गिव कॉपर आयन एंड सल्फेट आयंस। अब जो कैटायंस हैं यानी कि जो कॉपर आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी लेकर के कॉपर बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कॉपर बन जाता है। कहाँ की तरफ जाता है ये? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था। इन द सेम वे जो सल्फेट है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और वहां जाकर के कुछ केमिकल चेंज हो जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, तो ये जो केमिकल चेंजेस हैं यही है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल से अपोजिट है, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोड्स के साइन भी उल्टे हैं। यहाँ पर जो कैथोड है दैट इज नेगेटिव इन साइन और जो एनोड होगा दैट वुड बी पॉजिटिव इन साइन, अपोजिट। लेकिन अभी भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। तो बड़ी कंफ्यूजन रहती थी एनोड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब समझ में आ गया, गैल्वेनिक में वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड पॉजिटिव है। चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली अब देखिए कुछ ना लॉ है, 2 लॉ हैं। माइकल फैराडे ने 2 लॉ दिए इलेक्ट्रोलिसिस के कि ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो कॉपर वॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स गेन करके उसके लिए कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, दैट्स अ लॉ एंड दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं हम। The Faraday's first law says that the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during the electrolysis by the current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। ये क्या कह रहा है? मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब कॉपर सल्फेट को सोल्यूशन में डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो कॉपर आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और खुद बन जाएंगे कॉपर। अब लॉ इस बारे में बात करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। दैट सेज कि वेट कितना डिपॉजिट होगा, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, दैट डिपेंड्स कि मैंने उसके अंदर कितना चार्ज पास किया। चार्ज इज क्यू। अब हम लोग को ये भी मालूम है कि जो चार्ज है दैट इज I इंटू टी, अमाउंट ऑफ करंट इंटू द टाइम। सो W बिकम्स, बताइए, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाऊं तो W इज इक्वल टू Z IT। ये है फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे Z क्या है? Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500 इंटू N। अब N क्या है? N इज द चार्ज ऑन द आयन, इट इज चार्ज ऑन आयन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर टू पॉजिटिव की बात करूं तो यहां पर जो Z हो जाएगा, कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5, 96500, चार्ज कितना है 2। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, दिस एटॉमिक वेट अपॉन द चार्ज is also called that is called equivalent weight। तो Z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि it is equivalent weight of any substance by 96500। अब ये 96500 इतना स्पेशल क्यों है? 96500 is called 1 Faraday charge, actually it is 96480, हम राउंड ऑफ करके इतना कर लेते हैं। So Faraday is a unit of charge which is equal to 96500 coulomb, and this is also equals to charge on 1 mole electrons। Okay, now this Faraday's second law। second law की statement पढ़ लेते हैं एक बार के लिए, then I'll explain it to you।
the amount of different substances liberated by the same quantity of electricity passed through the electrolytic solution are proportional to their equivalent weights. अब ये भारी भरकम लाइन का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको. लेट्स से मेरे पास में कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट है, मैं दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूँ. तो एक में क्या हो रहा होगा, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, दूसरे में जिंक टू पॉजिटिव जिंक में कन्वर्ट हो रहा होगा. ठीक है. लेट्स से दोनों में मैंने सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराया है, यानी कि दोनों के अंदर जो चार्ज पास कराया है, जो करंट पास कराया है वो आई है, सेम टाइम के लिए पास कराया है, यानी आई और टी कॉन्स्टेंट है. तो वेट ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट होगा एज पर द फर्स्ट लॉ वुड बी इक्वल टू जेड ऑफ द कॉपर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ द कॉपर, इनटू क्यूटी. ऐसे ही जो वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा दैट वुड बी जेड ऑफ द जिंक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ द जिंक. क्यूटी नहीं है, आई एम सॉरी, ये है आई इंटू आई टी. अब अगर मैं दोनों के वेट्स को डिवाइड कर दूं तो वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ जिंक इक्वल्स टू जेड ऑफ कॉपर अपॉन जेड ऑफ जिंक. और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वेट ऑफ कॉपर एंड वेट जो जेड होता है ना, जेड हमने अभी डिस्कस भी किया था फर्स्ट लॉ के टाइम में, जेड इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक ऑफ अपॉन 96500. ठीक है, मैं लिख देता हूँ अलग से कि जो W होता है कि सब्सटेंस का दैट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट, मैं E लिख रहा हूँ अपॉन 96500. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग जो ये बन गया वो बना W ऑफ कॉपर अपॉन W ऑफ जिंक इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन 96500 divided by equivalent weight of zinc upon 96500. 96500 कट गया तो weight of copper upon weight of zinc is E of copper upon E of zinc. That's it. ये है Faraday's second law. ठीक है. अच्छा, अब जरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर कैसे आते हैं. ये सब कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. Now, the solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. Time इन्होंने दिया है 10 minutes with a current of 1.5 ampere. Current they have given us 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited? हमने पढ़ा था W of the copper would be Z of the copper into IT. I'm sorry. अब weight of the copper like zinc electrochemical equivalence of the copper क्या होगा? 63.5. 63.5 is the atomic weight of copper upon 96500 into charge on over the copper. Copper होता है copper 2 positive, so charge is 2 into 10 seconds time and 1.5 ampere. ये solve करके जो आंसर आएगा that would be the answer of this particular question. अच्छा, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लाइक हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो मैंने तो अभी तो बता दिया कि कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कॉपर टू पॉजिटिव आयन कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट क्या हमेशा ऐसा ही है या कुछ अलग है? देखिए, कब क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड, दैट इज इट इज इनर्ट and it does not participate in the chemical reaction. अच्छा, if it is reactive it will participate in the chemical reaction. कहना क्या चाह रहा है कि देखिए, जो हम मेटल रॉड डिप करते हैं that is the electrode used may be inert, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ काम करेगा एज अ चार्ज कैरियर, दैट्स इट. या फिर इट मे बी रिएक्टिव, दैट मीन्स इट मे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. ये जो हम कॉपर सल्फेट में जो दो रॉड डिप करते हैं ना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, उन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के हो सकते हैं, दे मे बी इनर्ट और दे मे बी रिएक्टिव. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के एग्जाम्पल हो गया हमारा प्लैटिनम और गोल्ड. रिएक्टिव का तो कुछ भी लिख लो, कॉपर, जिंक एटसेट्रा. ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग देखते हैं. सबसे पहले लेट्स से मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराई किसकी,
मॉल्टन NaCl की। किसकी कराई हमने? मॉल्टन NaCl की, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जब डिसोशिएट होगा विल हैव सोडियम आयन। हमारे पास कौन कौन से आयन होंगे? गिव मी अ सेकेंड। हमारे पास होगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, सोडियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और खुद बन जाएगा सोडियम सॉलिड। और जो क्लोरीन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और खुद बन जाएगा क्लोरीन। सो इन दिस केस, सो इन दिस पर्टिकुलर वन, जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हुए वो हुए सोडियम एंड क्लोरीन। डन। ठीक है, अब लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराई मॉल्टन की जगह एक्वस NaCl की। किसकी? एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब है नाउ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो देखो हमारे पास में सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर है। कुछ आयन सोडियम क्लोराइड से आएंगे, कौन से? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। कुछ आयन जो है वो वाटर से आएंगे, कौन से? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो कैटायन भी दो और एनायन भी दो, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन कैथोड पे जाए और रिएक्ट करे और कौन एनोड पे जाकर के रिएक्ट करे, पहले कौन करे। तो देखिए देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इस केस में कि सोडियम और हाइड्रोजन आयन के बीच में कंपटीशन है, तो या तो सोडियम आयन पहले ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस हो जाए, या हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाए। तो ये डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, सिंपल। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71, H पॉजिटिव का है 0, तो कौन रिड्यूस होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन विंस। कंपटीशन में हाइड्रोजन जीत गया, तो हमें कैथोड पे सोडियम नहीं मिलेगा, ये वाली रिएक्शन होगी हाइड्रोजन वाली, एंड वी विल गेट हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, अच्छा अगेन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहां ना हम इलेक्ट्रोलिसिस जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम एनोड पे जाएं तो वहां पर कंपटीशन है Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव कहां से आया? H2O से आया। तो वहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो या वाटर में से OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो। अब कौन ऑक्सीडाइज होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके सामने गिवन है, आपको रटने नहीं है, गिवन होंगे। अब जरा बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, क्लोरीन का या वाटर का? ओके, एक्चुअली में यहाँ पे भी इन्होंने ऑक्सीडेशन वैल्यू देने की जगह रिडक्शन वैल्यू दे रखी है। अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन वैल्यू में कन्वर्ट करूँ तो जो क्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हो जाएगा -1.36 और जो H2O के लिए है वो हो जाएगा -1.23। तो रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों में से किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली वाटर का ज़्यादा है, यानी कम नेगेटिव है, तो वाटर का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए और हमें ऑक्सीजन गैस मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ ना एक दिक्कत आती है, अगर आप दोनों के पोटेंशियल में देखें तो डिफरेंस बहुत कम है। एक बात, सो ऑल्दो वाटर वाली रिएक्शन होनी चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो वही होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंस उतना ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। एट द सेम टाइम ना वाटर की जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होती है, इतनी स्लोली हो रही होती है कि यू कैन से बहुत स्लो। तो उसकी ना स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है, और जैसे ही हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं क्लोरीन की वैल्यू तक पहुंच जाते हैं हम फटाक से, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। और जैसे हम लोग क्लोरीन की वैल्यू पर पहुंचे क्लोरीन की रिएक्शन होने लगती है,
और अगर क्लोरीन की रिएक्शन होने लगती है तो अब वाटर की रिएक्शन भी हो रही है, क्लोरीन वाली भी हो रही है, लेकिन क्लोरीन की रिएक्शन फास्ट है, सो क्लोरीन डोमिनेट्स ओवर वाटर और हमें जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए उसकी जगह क्लोरीन मिलने लगता है। एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल यहां मेंशन्ड है, ओवर पोटेंशियल, कि वाटर और क्लोरीन में से दोनों, वाटर इज मोर फीजिबल, लेकिन क्योंकि वाटर की रिएक्शन बहुत स्लो थी तो हमें थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाना पड़ा, और जैसे ही हमने बैटरी की वोल्टेज बढ़ाई क्लोरीन की वैल्यू पहुंच गई और क्लोरीन की रिएक्शन बहुत तेजी से हो गई, वाटर फिर से पीछे रह गया। सो क्लोरीन में ओवर पोटेंशियल हो गया एज कंपेयर टू वाटर। अच्छा, दैट्स इट। तो ऐसे ही हम लोग डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी इलेक्ट्रोड्स की कब कहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं 3.10 इफ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट कितना 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटल वायर फॉर द 2 आवर, टाइम कितना 2 आवर, आर को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 × 60 × 60, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। देखिए हमें क्या करना है, Q निकालना है, Q इज इक्वल टू बताइए I T, ठीक है।